हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविदा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लगातार आपकी एथिक्स की क्लास चल रही है और एथिक्स की क्लास में आज हम लोग इस सेशन के माध्यम से कुछ शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। चूंकि आप देखेंगे कि आयोग के द्वारा कई बार कुछ ऐसे बेसिक शब्दों को पूछ लिया जाता है जिनके माध्यम से आप देखेंगे वो आपके बारे में जानना चाहता है कि आपने बेसिक शब्दों को समझा या नहीं समझा है। आपने एथिक्स को यूं ही केवल पढ़ लिया है, आप बेसिक शब्दों को समझते हैं। जैसे आपसे सत्यनिष्ठा पूछ लिया, सत्यनिष्ठा क्या होता है, न्याय क्या होता है, ठीक है। आपसे पूछ लिया कि जो है सद्गुण क्या होता है, निर्गुण क्या होता है, पाप क्या होता है, नैतिकता क्या होता है, ठीक है, चरित्र क्या होता है, आचरण क्या होता है। इस तरह के शब्दों के माध्यम से आपके अंदर जो है कि शब्दों की समझ है कि नहीं है, ये सारी बातें आपसे जानने की अपेक्षा रखता है। तो आज हम लोग दो शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे सद्गुण और दुर्गुण में अंतर क्या है, ठीक है, और संबंध क्या है, इनको थोड़ा तो समझने की कोशिश करेंगे। तो सद्गुण और दुर्गुण, ठीक है। अगर आपसे ये बातें पूछी जाए कि भाई सद्गुण और दुर्गुण क्या है, तो आप सबसे पहले एग्जामिनेशन में अगर मान लीजिए ये पॉइंट आया होता तो सबसे पहले आप क्या करते? सबसे पहले आप शब्दों को ही तोड़ते। तो सद्गुण का तात्पर्य क्या होता है? जो आपके अंदर अच्छे गुण हैं। और दुर्गुण का मतलब क्या होता है? जो आपके अंदर बुरे गुण हैं, उनको दुर्गुण कहते हैं। तो आप बता दीजिए भाई, संधि विच्छेद करके बताइए। सत प्लस गुण यानी जो हमारे अंदर अच्छे गुण हैं, अच्छे मूल्य हैं, उन्हीं को हम सभी लोग क्या कहते हैं? उन्हीं को हम सभी लोग सद्गुण कहते हैं। यहाँ पर जो हमारे अंदर बुरे मूल्य हैं, इन्हीं को हम सभी लोग दुर्गुण कहते हैं। एग्जाम्पल आप दे दीजिए कि भाई जैसे साहस का मूल्य जो है वो सद्गुण है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे दीजिए कि डरपोक कोई व्यक्ति है तो फिर दुर्गुण है। या कायरता का मूल्य भी दुर्गुण है। और एग्जाम्पल आप दे दीजिए, न्याय का किसी के अंदर मूल्य है तो वो फिर सद्गुणी है, ठीक है। सत्यनिष्ठा का मूल्य है, कोई भी जो मूल्य आपको जो मूल्य लगे कि ये सद्गुण में आ सकता है। ईमानदारी का मूल्य, ठीक है, ये भी सद्गुण है। यहाँ पर डरपोक का लालच का हो गया, लालच का मूल्य हो गया। बेईमानी का हो गया, लालच बेईमानी, ठीक है, लालच बेईमानी। और इसके साथ साथ में आप और कुछ डाल दीजिए। यहाँ पर ईर्ष्या का भाव अगर आपके अंदर है, ईर्ष्या है। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो दुर्गुण है, ठीक है। इस तरीके से आप बताइए कि भाई सद्गुण और दुर्गुण में जो है आपको बताना है कि इनका मूल्य किस तरीके से डिसाइड होता है। तो आपने बता दिया कि सद्गुण मतलब अच्छे गुण, दुर्गुण मतलब बुरे गुण, और आपने एग्जाम्पल दे दिया। अब आपको कुछ स्पेसिफिक बातें बता देनी है कि भाई सद्गुण में कौन कौन सी बातें, इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है, इसको नोट करते रहिएगा। अब आपने कुछ स्पेसिफिक बातें बता दी कि भाई सद्गुण और दुर्गुण किस तरीके से इनकी विशेषताएं हमें दिखाई पड़ती हैं। तो आप थोड़ा सा इनको अलग भी करके बता सकते हैं कि इनकी विशेषताएं, अगर आपसे सम्मिलित रूप से विशेषताएं पूछे कि भाई विशेषताएं बताइए, तो विशेषताओं में आप बताइए, सद्गुण में कुछ विशेषता बताइए। यहाँ पर सद्गुण में जैसे आप देखेंगे कि ये एक प्रकार से आप देखेंगे कि सद्गुण अर्जित किए जा सकते हैं, भाई जन्मजात नहीं होते हैं, ठीक है, अर्जित किए जा सकते हैं, अर्जित किए जा सकते हैं, जन्मजात नहीं होते, ठीक है। अब या फिर यहाँ पर लिखें जन्मजात नहीं होते, ठीक। तो ये आपने बता दिया। दूसरा दुर्गुण भी देखिए अर्जित किए जा सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हमने आपको शुरू में ही बताया था कि सामाजिकरण प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति का व्यक्तित्व भी डिसाइड होता है, उसका चरित्र भी बनता है उसी सामाजिकरण के माध्यम से। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि व्यक्ति सद्गुणी होता है, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है जिस तरीके से इसमें है, सामाजिकरण प्रक्रिया के माध्यम से जिस तरीके से जो है व्यक्ति अपने अंदर नैतिक मूल्यों का समावेशन करता है, उसी तरीके से आप देखेंगे उसका जो है सद्गुणी होना और दुर्गुणी होना भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से सामाजिकरण किया गया है। तो सामाजिकरण मैंने आपको बता भी रखा है, एक बार शॉर्ट में समझ लीजिए सामाजिकरण क्या होता है। कोई व्यक्ति मान लीजिए जैविक है, ठीक है, जैविक व्यक्ति है, अभी वो पूरी तरीके से जो है समाज से उसका अंतर क्रिया नहीं हुई है, ठीक है। जैविक व्यक्ति का सोशल या सामाजिक व्यक्ति में परिवर्तन, ये जैविक व्यक्ति है। इसका जो बड़ा वाला आप देखेंगे ऐसे ग्राफ बनेगा, बड़ा वाला ग्राफ क्या होगा, ये आप देखेंगे ये सामाजिक व्यक्ति हो जाएगा, सामाजिक व्यक्ति हो जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे
कि जैविक व्यक्ति से सामाजिक व्यक्ति में बदलने की जो प्रक्रिया है उसी को सामाजिकरण कहते हैं। अब सामाजिकरण के ही प्रक्रिया के माध्यम से आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति को नैतिक रूप से जो है नैतिक रूप से प्रबल बनाया जाता है, साथ ही साथ उसका चरित्र निर्माण भी सामाजिक, अभी चरित्र निर्माण हम लोग बताएंगे किस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर सद्गुण का भाव जो है वो समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, मित्रों के द्वारा, अच्छी अच्छी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने से, ठीक है, आपके अच्छे मित्र हैं तो आप सद्गुणी हो जाएंगे, और आपके बुरे मित्र हैं तो फिर आप दुर्गुणी हो जाएंगे। और आपके कुछ ऐसे भी मित्र मान लीजिए हैं जो सुबह शाम जो है छल्ले उड़ाते रहते चाय के साथ, तो फिर आप कैसे हो जाएंगे, आपके अंदर स्मोकिंग का गुण आ जाएगा, तो फिर आप दुर्गुणी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप बताएंगे भाई कि ये अर्जित किए जा सकते हैं, और दोनों पॉइंट में आप कहेंगे ये भी अर्जित किए जा सकते हैं, ये भी अर्जित किए जा सकते हैं। अर्जित ये भी होते हैं, जन्मजात नहीं होते। कोई व्यक्ति जन्मजात से सद्गुणी या दुर्गुणी नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट आप देखें, ये भाई एक चीज और यहाँ पर दिखाई पड़ती है कि कठिन और निरंतर अभ्यास से इनको डेवलप किया जा सकता है। कठिन एवं निरंतर अभ्यास से आप देखेंगे इनको डेवलप किया जा सकता है। कठिन और निरंतर अभ्यास की बात करें तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके अंदर साहस का मूल्य नहीं है, आप किसी चीज से बहुत डर रहे हैं, और आपको लगातार अगर उसकी प्रैक्टिस करवाया जाए किसी भी चीज से, मान लीजिए आप मैथमेटिक्स के सवालों से आप बहुत घबराते हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि भाई मैथमेटिक्स के सवाल अगर हमसे पूछे जाएंगे तो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन इनको लगातार आप जो है प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद में फिर आपके अंदर एक साहस क्रिएट होगा कि अब मैथ का कोई भी सवाल आए हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं मुझसे, ठीक है, तो आपको लगे कि भाई एथिक्स बहुत कठिन है, तो लगातार पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, तो कठिन प्रैक्टिस से, निरंतर अभ्यास से ये मूल्य डेवलप हो जाएगा सद्गुण का, ठीक है। एक दो पॉइंट और यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि ये प्रायः स्थायी होते हैं। सद्गुण प्रायः आप देखेंगे कि प्रायः स्थायी होते हैं, ऐसा नहीं कि इनमें परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन अगर किसी विशेष प्रकार की परिस्थितियां दी जाए तो परिवर्तन आ सकती है। उसी तरीके से यहाँ भी कुछ बातें आप यहाँ पर देखेंगे। दुर्गुण जो होता है वो व्यक्ति की वासनाओं पर नियंत्रण न किया जाए, या व्यक्ति अपनी वासनाओं पर नियंत्रण ना करे, तो सारे मूल्य जो आप देखेंगे कि फिर दुर्गुण में चेंज हो जाते हैं, व्यक्ति दुर्गुणी होने लगता है। क्योंकि आपको पता है कि मानव जो है वो सोशल एनिमल है, और ऐसे कंडीशन में अगर व्यक्ति किसी के अंदर जो है किसी प्रकार की इच्छा आ रही है, ठीक है, ईड उसका अगर प्रभावी हो रहा है, वासना आ रही है, और अगर उसने जो है उसको नियंत्रित नहीं किया, तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति दुर्गुणी हो जाएगा। और आप देखेंगे यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट, आपको तीसरा पॉइंट जो दिखाई पड़ता है वो ये है कि ये आपको गलत कार्यों की तरफ प्रेरित करता है। अब आपसे देखिए, पूछा एग्जामिनर नहीं है कि सद्गुण दुर्गुण बताइए, तो आपने अपनी तरफ से भी कुछ, आपका दिमाग तो एनालिसिस करता ही होगा। आपने बता दिया कि दुर्गुण का अगर मूल्य है आपके अंदर तो गलत कार्यों की तरफ आपको प्रेरित करेगा। आपने यहाँ पर एक और बता दिया, आ नहीं रहा था, ठीक है, लेकिन आप बता दिया कि भाई ये अच्छे कार्यों की तरफ प्रेरित करता है। अब आपके अंदर अच्छे कार्यों की तरफ प्रेरित करता है। अब आपके अंदर मान लीजिए आपके अंदर सर्वधर्म समभाव का मूल्य है। जैसे मान लीजिए आपके अंदर है, सद्गुण की बात करें तो सम्मान का मूल्य है, सर्वधर्म समभाव का मूल्य है, समभाव का मूल्य है। अब ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप ऐसे एक्शन करेंगे जिनके माध्यम से व्यापक स्तर से लोगों का क्या हो, कल्याण हो, जनता का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो। सम्मान वाले ऐसे वर्क करेंगे, वृद्धों का सम्मान करेंगे आप, तो आप अच्छे कार्यों की तरफ प्रेरित होंगे। बस इतने पॉइंट, आप तीन पॉइंट और इसका अर्थ बता दिए और कुछ एग्जांपल बता दिए तो आपका काम हो जाएगा। 125 शब्दों में आपसे ऐसे शब्दों की व्याख्या करने के लिए जब भी पूछता है 200 शब्द कभी नहीं देगा, हमेशा आपको 125 शब्दों में जरूर आपको जो है लिखना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इतनी बातें लिख करके जो है चीजों को बता सकते हैं, ठीक। चलिए, दो शब्द और आपके दिखाई पड़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो यूपीपीसीएस है या फिर यूपीएससी है,
पुराने सवालों को अगर आप देखेंगे कि पुराने सवालों में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जहां आप देखेंगे शब्दों की व्याख्या और उनका एग्जाम्पल देकर के आपको समझाना रहेगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं कि शब्दों की डिफिनेशन बताइए भाई कि कृत्यनिष्ठा क्या होता है, आवृत्तियां क्या होता है। अभी आगे आवृत्तियों को टॉपिक आएगा, उसको भी आपसे पूछा जाएगा। तो शब्दों की परिभाषा वाले सवाल आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे दो शब्द दिखाई पड़ता है, एक तो है आपका स्वभाव या प्रकृति और दूसरा है चरित्र। स्वभाव या इसी को प्रकृति बोलते हैं। ठीक है, आपका नेचर कैसा है, नेचर। ठीक है, और दूसरा है चरित्र। अगर इनकी चर्चा की जाए तो आप कहेंगे कि इनमें क्या भेद दिखाई पड़ता है। कुछ बातें करते हैं यहाँ पर भाई, कैरेक्टर की बात कीजिए। देखिए इसके ऊपर तो कई सारे गाने भी बने हैं, क्या करूं मैं आगे डैश डैश डैश, चरित्र या कैरेक्टर ढीला है। ठीक है, तो आप देखिए अब ये चरित्र होता क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं भाई। स्वभाव क्या होता है, स्वभाव आप देखेंगे कि ये व्यक्ति का जन्मजात लक्षण होता है। जन्मजात, आपने देखा होगा स्वभाव से कई सारे व्यक्ति गुस्सैल टाइप के होते हैं। ठीक है, वो मतलब उसमें कोई तर्क नहीं निकल के आता कि आखिरकार गुस्सैल क्यों है। ठीक, कई लोग शांत होते हैं स्वभाव से। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ये जन्मजात होता है। चरित्र जो है जन्मजात नहीं होता। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि चरित्र जन्मजात नहीं होता, इसको अर्जित किया जा सकता है। चरित्र को अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, चरित्र बनता कैसे है। अब अर्जित करने का मतलब क्या हुआ, अर्जित करने का मतलब इसका निर्माण किया जा सकता है, इसको अर्जित किया जा सकता है। अब इसके निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो इसका एक प्रक्रिया है जिसको हमने अभी आपको बताया कि सामाजिकरण। सामाजिकरण क्या, सोशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, सोशलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि भाई आप जो है जब पैदा होते हैं तो आप बायोलॉजिकल जो है ह्यूमन होते हैं। आपको सोशल ह्यूमन बनाने की कोशिश कौन कौन करता है, समाज के लोग करते हैं। ठीक है, समाज के लोग करते हैं और इसके साथ साथ में आप देखेंगे परिवार के लोग करते हैं। पहले तो परिवार ही करता है, फिर आपके मित्र समूह भी करते हैं। मित्र समूह के लोग भी आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, चाहे वो सद्गुण सिखाएं या दुर्गुण सिखाएं। साथ ही साथ आप देख चरित्र में पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो चरित्र दोनों तरह का हो सकता है। तो मित्र समूह भी करते हैं। और दूसरी बात और कौन करता है, तो परिवार, समाज, मित्र समूह, शिक्षण संस्थान, ये हमने बता रखा है, इसकी चर्चा हमने कर रखी। शिक्षण संस्थान भी आप देखेंगे कि हमें दिखाई पड़ते हैं चरित्र के निर्माण में, और वो भी सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से कोशिश की जाती है कि आपके अंदर कुछ आधारभूत मूल्य आ जाएं जिनसे आप एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाए, बेहतर व्यक्ति बने, फिर आगे चल करके बेहतर समाज का निर्माण कर पाए। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये है कि अर्जित की जा सकती है। चरित्र आप देखेंगे कि अच्छा भी हो सकता है, यहाँ पर कहें भाई अच्छे चरित्र के भी लोग हो सकते हैं और बुरा भी हो सकता है, बुरा भी चरित्र हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए अच्छा चरित्र में क्या होगा, मान लीजिए कि आपका जो चरित्र है वो कैसा है, आपका चरित्र जो है वो है कि भाई आप जो है आप सम्मान का भाव, या फिर आपके अंदर आप कहें कि बुरा चरित्र में आपके अंदर व्यभिचार है, व्यभिचारी प्रवृत्ति के हैं। और यहाँ पर आप कहें कि आप जो है आपका जो चरित्र है वो साहसी है। ठीक है, साहसी चरित्र है। ठीक है, या फिर साहसी तो आप देखेंगे कि दूसरा भाव हो जाएगा। आपका चरित्र जो है वो आप कहेंगे कि एक प्रकार से निर्मल है। ठीक है, या फिर आप कहेंगे कि उदार चरित्र है, उदार चरित्र है। ठीक है, धीरोदात्त चरित्र है, धीरोदात्त चरित्र है। ठीक है, और कुछ पॉइंट यहाँ पर अच्छाई ही आप अगर किसी व्यक्ति के चरित्र की करें तो चरित्र में आप देखेंगे कि आपका जो चरित्र है वो बिल्कुल स्वच्छ है, कहीं जो है किसी भी प्रकार की जो आपके देखेंगे कि व्यभिचार वाली प्रवृत्ति है वो नहीं दिखाई पड़ती है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति अच्छे चरित्र का भी हो सकता है, उदार चरित्र का हो सकता है, जिसके अंतर्गत बुरा चरित्र में व्यभिचारी हो सकता है। ठीक है, व्यभिचारी मतलब उसकी वासनाएं जो है वो प्रबल है। तो व्यभिचारी में यहाँ पर आप देखेंगे वासनाएं प्रबल है,
वासनाएं यहाँ पर प्रबल हैं, और ये व्यक्ति जो है किसी भी संवेदनशीलता की स्थिति में भी आप देखेंगे कि अपने व्यभिचार से ग्रसित रहता है। जहां पर इसको संवेदनशील होना चाहिए वहां पर भी ये संवेदनशील नहीं होता है, ठीक है। तो चरित्र अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपने बता दिया कि चरित्र में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। स्वभाव में भी वही है, स्वभाव अच्छा भी हो सकता है नेचर, और बुरा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपने बता दिया कि स्वभाव अच्छा बुरा दोनों, नेचर उसका अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपने बता दिया कि ये भी अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। यहाँ पर आपने बताया कि भाई ऐसा है, आपने स्वभाव या प्रकृति में बताया कि ऐसा है कि ये एक प्रकार से स्थायी होता है। आपने बताया कि ये स्थायी होता है, और फिर आपने यहाँ पर कह दिया चरित्र भी एक प्रकार से स्थायी होता है, ठीक है। लेकिन याद रखिए सामान्यतया दोनों में लगा दीजिए, ठीक है। सामान्यतया इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे कंडीशन मिलते हैं जीवन में जहां पर इनका बदलाव संभव है। जैसे मान लीजिए अगर आपका चरित्र है व्यभिचार का, ठीक है, और आप जो है, आपका मतलब आपको ही हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप सोचिए कि सर हमें ही आप बताते हैं। मान लीजिए ए नाम का चरित्र का जो व्यक्ति है, ए नाम का जो व्यक्ति, इसका चरित्र व्यभिचारी है या जुआरी है, ठीक है। जुआरी चरित्र का है, ये जुआरी है या चोर है, ठीक है, चोर है। तो पहले वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए व्यभिचारी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और अभी हमने कहा कि ये सामान्यतः स्थायी होता है। एक लंबे समय के बाद आप देखेंगे, या फिर कोई क्रांतिकारी परिवर्तन अगर ना आ जाए, कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए, क्रांतिकारी स्थितियों में परिवर्तन हो सकता है ना। आप कहें कि मतलब कि परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है, मतलब ऐसी विषम परिस्थितियां या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाए जिनसे बदलाव संभव है। देखिए अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, व्यभिचारी है, और वो सामान्यतया किसी भी क्षेत्र में अगर जाता है तो वहां पर महिला साथी को या महिलाओं को देख करके जो है अनर्गल तरीके के संकेत करता है, सीटी बजाना हो गया, ठीक है, जो है अनर्गल तरीके के संकेतों का प्रयोग करके उनको छेड़ने की कोशिश करता है। व्यभिचार है उसका, उसकी वासनाएं उसके कंट्रोल, उसके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में वो व्यक्ति अगर किसी ऐसे सिचुएशन में फंसा जहां पर महिलाएं अधिक संख्या में रही, और उसी के साथ, उसी व्यक्ति के साथ ऐसी परिस्थिति आ गई कि महिलाओं ने भी उसको ऐसे ही जो है टोंट करना स्टार्ट किया, तो फिर वो व्यक्ति अगर अंतरात्मा के स्तर पर द्वंद की स्थिति अगर चलेगी, तो व्यक्ति भी आप देखेंगे फिर अपने चरित्र को बदलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाए जिनसे व्यक्ति चरित्र अपना बदल सकता है, ठीक है। तो ये बातें आपको विशेष ध्यान। अच्छा, चरित्र बदलने में आप देखेंगे कई प्रकार के और फैक्टर होते हैं कि कैसे बदल सकते हैं। आप देखेंगे चरित्र बदलने में आपके टीवी का भी रोल होता है, ठीक है। टीवी धारावाहिक कई लोग इसको देख करके, जैसे रामायण सीरीज जो है, रामायण सीरीज कई व्यक्तियों के चरित्र में निर्माण करता है, ठीक है। तो ये भी आप देखेंगे कि हमें दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से कई सारी पुस्तकें हैं, आप देखेंगे कि जैसे भगवत गीता है, पुस्तकों में आप बता दीजिए कि भाई भगवत गीता है, वो भी आप देखेंगे भगवत गीता की पुस्तक, महात्मा गांधी ने कहा कि हमारे चरित्र निर्माण में भगवत गीता का काफी अहम रोल है। तो आप कह सकते हैं कि भगवत गीता का काफी जो है प्रभाव पड़ता है। तो पुस्तकें हो गया, कोई टीवी धारावाहिक हो गया, उससे भी आपका चरित्र काफी लंबे समय के बाद, तात्कालिक रूप से तो नहीं बदलेगा, काफी लंबे समय के बाद चरित्र बदल सकता है। वहीं स्वभाव की बात करें तो ये सामान्यतः आप देखेंगे कि कुछ मामलों में परिवर्तन हो सकता है, यहाँ भी सामान्यतः बदलाव नहीं होता, लेकिन कुछ मामलों में बदलाव यहाँ पर हो सकता है। जैसे आयु बदलने पर, स्थितियां बदलने पर बदल सकता है। तो सामान्यतः आपने कहा नहीं, लेकिन कुछ मामलों में जैसे आयु बदलने पर परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। स्थितियां बदलने पर भी परिवर्तन यहाँ पर भी हो सकता है कि आपके मूल स्वभाव में, जैसे मान लीजिए आप शुरू में बचपन में जो है पानी से बहुत डरते थे, आपको स्विमिंग करना बहुत ही, आपका स्वभाव कैसा था, आपका नेचर था कि आप स्विमिंग करने से बहुत डर रहे हैं, ठीक है। अब आपको किसी ऐसे स्थान पर छोड़ा गया जहां पर आपको जबरन स्विमिंग करवाया जा रहा है, और आप देखेंगे कुछ समय के बाद, जैसे ही आप 5 साल के थे तो आप स्विमिंग करना आपको बिल्कुल
डर लगता था, लेकिन 5 से जैसे ही आप 12 हुए या 15 हुए तो आप बढ़िया से स्विमिंग कर रहे हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे मित्र हमारे हैं जो शुरू में स्विमिंग करना नहीं जानते, लेकिन इंडियन नेवी में भर्ती होने के बाद में फिर स्विमिंग करना सीखे और पानी से जो डर का स्वभाव उनका था, जो उनका नेचर था, वो बदल गया। ठीक है, वहीं स्थितियों की बात करें तो स्थितियां भी, जैसे मान लीजिए आपको जो है, आपका नेचर है क्या, आपका नेचर है शाकाहार का नेचर है। ठीक है, आपने शुरू से ही शाकाहार का नेचर बना रखा है, शाकाहार का नेचर आपने, आपकी प्रकृति है कि आप शाकाहारी व्यक्ति। ठीक है, अब आप देखिए, आप किसी ऐसे लोकेशन पे पहुंच गए जहां पर कुछ मिल ही नहीं रहा है, मांस खिलाओ मछली खिलाओ कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो फिर ऐसे कंडीशन में वो नेचर आपका चेंज होगा। हालांकि ये हल्का एग्जाम्पल हो जाएगा, और भी कोई दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप इसमें दे सकते हैं। तो जितने भी मैंने शब्द आपको बताए हैं, आप उनको एग्जाम्पल के माध्यम से जरूर समझाइएगा कि जो स्वभाव है वो जन्मजात होता है और इसको बदलना काफी कठिन होता है, क्योंकि ये मूल स्वभाव के रूप में जाना जाता है, मूल स्वभाव के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, मूल स्वभाव के रूप में इसको जाना जाता है। बदलना कठिन है, लेकिन बदलना कठिन है लेकिन बदला जा सकता है। ठीक है, ये स्थायी होता है, बदलना कठिन है, सामान्यतः स्थायी होता है, लेकिन आयु बदलने पर, स्थितियां बदलने पर, कोई व्यक्ति अगर, व्यक्ति विशेष मान लीजिए उत्प्रेरक अगर हो, व्यक्ति विशेष उत्प्रेरक हो, मान लीजिए कोई ट्रेनर आपको मिल गया। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में आप जो है हाई जंपिंग करने से डरते थे, आपका मूल स्वभाव पर्वत या पहाड़ों पर चढ़ करके चढ़ना नहीं था, आप डरते थे, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष आपको मिल गया, कोई ट्रेनर मिल गया, ऐसे कंडीशन में कैटलिस्ट का काम किया और उसने आपके स्वभाव को बदल दिया। तो आयु बदलने पर, स्थितियां बदलने पर, व्यक्ति विशेष कोई मिल गया, वो प्रेरक का काम किया, तो आपका स्वभाव बदल सकता है। चरित्र मैंने आपको बता दिया कि चरित्र जो है जन्मजात नहीं होता, इसको अर्जित किया जाता है। वहीं ये जो चीजें हैं मैंने अभी आपको बताया, स्वभाव जो है वो आपका एक प्रकार से जन्मजात होता है। ठीक है, चरित्र का जो प्रत्यक्ष रूप है वो हमें दिखाई पड़ता है आचरण के रूप में। चरित्र का जो प्रत्यक्ष रूप है वो हमें आचरण के रूप में, देखिए ये सब शब्द ऐसे हैं ना जिनको थोड़ा सा आपको बढ़िया से एनालिसिस करके समझना भी पड़ेगा, क्योंकि इसमें घोल मेल हो जाता है कि सद्गुण क्या है, चरित्र क्या है। देखने में थोड़ा आसान लगता है, लेकिन बाद में घोल मेल होने की स्थिति होती है। तो चरित्र का जो प्रत्यक्ष रूप है वो हमें आचरण के रूप में देखने को मिलता है। तो आपका मान लीजिए चरित्र जैसे आपका है, जो है एक प्रकार से आप यहाँ पर जो आपका चरित्र है वो मान लीजिए कोई व्यक्ति बी नाम का व्यक्ति है, वो व्यभिचारी है। ठीक है, व्यभिचारी चरित्र है, तो उसका जो आचरण होगा, अब यहाँ पर आचरण प्रभावी होगा, जो एक्ट करेगा वो महिलाओं का अपमान करना, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका एक प्रकार से आचरण हो जाएगा। ठीक है, तो महिलाओं का अपमान करना, उसका जो उसने कृत्य किया, जो रिएक्शन किया, वो इसका आचरण हो गया। ठीक है, तो रिएक्शन यानी ये चरित्र जो है ये सैद्धांतिक मामला है, आपके मूल्यों से जुड़ा हुआ है, सैद्धांतिक मामला है। आप कहेंगे कि ये क्या है, सैद्धांतिक मामला है, और ये जो है आपका व्यवहारिक मामला है। आचरण क्या है, आचरण आपका व्यवहारिक मामला है। ठीक है, आचरण व्यावहारिक मामला है। ठीक, तो आपसे कभी कोई पूछे कि भाई चरित्र क्या होता है, तो आप कहें चरित्र अर्जित होता है। ठीक है, और चरित्र जो है एक प्रकार से स्थायी होता है, लेकिन बदला भी जा सकता है। दूसरा, चरित्र का प्रत्यक्ष रूप हमें क्या दिखाई पड़ता है, प्रत्यक्ष रूप आचरण दिखाई पड़ता है। ठीक है, वहीं आपने बताया कि भाई जो आपका स्वभाव या प्रकृति है वो क्या है, जन्मजात होता है, ये अच्छा बुरा हो सकता है, स्थायी सामान्यतः स्थायी होता है। आयु स्थितियों में परिवर्तन, साथ ही साथ व्यक्ति विशेष के द्वारा अगर उत्प्रेरक का काम किया जाए तो इसको बदला भी जा सकता है। सामान्यतः स्वभाव या प्रकृति जो है वो मूल होता है, इस वजह से इसको बदलना कठिन होता है। तो आपने दोनों को बता दिया और दोनों का जो है एग्जाम्पल भी आपने दे दिया, तो आपका अगर 125 शब्दों का आएगा तो काम हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं। ये आज का सेशन का 4 शब्दों का एक प्रकार से विस्तृत व्याख्या रही, परिभाषा रही, कुछ एग्जाम्पल भी रहे। आप अपने तरफ से एग्जाम्पल ऐड ऑन करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।